ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा डिस्कस। और कल जो क्वेश्चन किया था 10, उसमें एडजस्टमेंट थी ये वारंटी वाली। इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैंने कहा था दोबारा करेंगे, क्योंकि कल एंड पे आके इस सवाल को तेज़ी से ख़त्म करने लग गए थे हम। ठीक है, तो बात इसमें क्या हो रही थी? बात इसमें ये हो रही थी कि ये एडजस्टमेंट है जी, पूरी की पूरी जो अब मैंने वाइट कर दी है, बल्कि इसको यूँ करते हैं, इसको येलो कर देते हैं सारी को। ये एडजस्टमेंट हमने कल कर ली थी, लेकिन वादे के मुताबिक इसको थोड़ा तफसील से करते हैं। अच्छा जी, कहता है जी कि हम जो गुड्स बेचते हैं वो 1 साल की वारंटी के अंडर बेचते हैं, यानी कि जो चीज़ बेची जाएगी वो 1 साल के अंदर अंदर सही होने आ जाए तो हम सही करके देते हैं। ठीक है, अब मेहनत करके हमने एक वर्किंग बनाई थी, ये वर्किंग 1, जिससे हमें ये 49 मिल गया था डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और ये 49 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इस वजह से हमने, चूँकि प्रोविजन को टैक्स वाले मानते नहीं हैं, तो इसको तो हमने ज़ीरो कह दिया था। तो 49 और ज़ीरो का डिफरेंस 49 है, और चूँकि लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये डिडक्टेबल डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने ये 49 की फिगर निकाली थी। ये 30 जून 17 की कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस तो होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोविजन का ओपनिंग निकाल लिया। उसके बाद अब वो सवाल में कहता है कि 2%, वो कहता है जी 1 ईयर वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी होगी, और 2% ऑफ एनुअल सेल्स जो है वो वारंटी एक्सपेंस हम एस्टीमेट करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंस आर 2% ऑफ एनुअल सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब 2% एनुअल सेल्स का है, और सेल्स उसने बताई थी यहाँ पे जाके, सेल्स फॉर द ईयर आर 1750। तो हमने यहाँ से 1750 को 2% लगाकर हमने क्या किया था, हमने 35 रुपये का एक्सपेंस निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा था अगली बात पढ़ते हैं, क्योंकि 1 ईयर वारंटी है। क्या है जी? 1 ईयर वारंटी है, और अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती, ये ऐसे होता, तो बस चुप करके हम वो टोटल 54 बताता, यहाँ 54 लिखते, ये 49, ये 54, ये 35 और क्लोजिंग निकल आता। लेकिन उसने शरारत क्या की, कहता है 1 ईयर वारंटी है, और एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर जो कि 54 मिलियन की हैं, उनमें से 38 मिलियन की वो हैं जो पिछले साल से रिलेट करने वाली चीज़ें थी, सही होने आई। यानी ये 49 अंदाज़ा था कि सही होने आएंगी, लेकिन उसमें से कितनी सही होने आई हैं अभी? 38। अब देखो ना, 1 जुलाई 17 का मतलब है 30 जून 17 का क्लोजिंग, यानी 30 जून 17 पर इन लोगों को जो चीज़ें बिकी हुई थी उनका 1 साल 30 जून 16 पर, सॉरी 30 जून 17, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, यहाँ पे 30 जून 17 नहीं है, 18 जी। तो जिन लोगों को आपने चीज़ें बेची थी 17 वाले साल में, यानी 30 जून 17 तक 49 रुपीज़ के मोबाइल सही होने आ सकते हैं, ये हमें अंदाज़ा था। उन्होंने मैक्सिमम भी आखिरी 30 जून 17 वाला भी जो होगा वो 30 जून 18 तक तो आ ही जाना चाहिए, उसके बाद तो उसको अवेलेबल नहीं होगी ये वारंटी। माना 17 में कोई शुरू में होगा, कोई दरमियान में होगा, कोई आगे होंगे, कोई नहीं होंगे। इस 49 के अंदर मैं समझूं सारे के सारे 30 जून 17 पे थे, तब भी 30 जून 18 तक ही 1 साल बनता है ना। तो वो कह रहा है इस 49 में से 38 के मोबाइल सही हुए हैं। अब बाकी जो इस साल में सही नहीं हुए, यानी 11 रुपए के, वो क्या अब आ सकते हैं अगले साल भी? क्या उसके लिए लायबल फील करेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ ना तो कर दो अगर बैठ ही गए कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 49 रुपीज़ के मोबाइल, FI2 पास है ना तुम्हारा? ठीक है, तो ये पढ़ा तो होगा। 49 रुपीज़ के मोबाइल सही होने आने थे, अंदाज़ा था साल के शुरू में। पूरा साल गुजर गया, उसमें से कितने आए? सिर्फ 38। तो अब इस 49 में से जो बाकी 11 बचे हैं वो आ भी जाएंगे तो हम सही करके नहीं देंगे मोबाइल। ठीक है, तो ये 11 रुपये अब हमें क्या हो गई? बचत। मैंने सिर्फ अलग से इसको करके यूँ दिखाया था कि ये 49 की लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, उसमें से 38 से ही हमारा काम चल गया, तो बाकी 11 अब क्या है?
हमें फ़ायदा हो गया क्योंकि अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अब ये 11 का फ़ायदा जो था इसके बारे में आपको कहा था कि ये 11 का फ़ायदा कैसे निकला, ये इन दोनों के डिफरेंस से, ये इनकम है। लेकिन इसको इधर अलग रखें और इस 35 को अलग एक्सपेंस रखें, तो जब हम लेजर बनाते हैं, जब हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं तो उसमें जाके हमें मसला आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस इनकम को और इस एक्सपेंस को अलग अलग दिखाने की बजाय यहाँ पर इनकम शो ही ना करो ये, बल्कि इसको यहीं से माइनस कर दो, अपने एक्सपेंस को ही नेट कर दो। देखो 35 का एक्सपेंस, 11 की इनकम, नेट करें तो 24 का एक्सपेंस बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये अब मैं, कल मैंने इसे किया था, ये अब मैं बिल्कुल मिटा रहा हूँ, सिरे से मिटा रहा हूँ, ठीक है। बस ये इस तरह से होना चाहिए आपकी वर्किंग पर्चे में, बस इतनी सी होनी चाहिए। आपने एक्सपेंस कैसे निकाला है 24 का जी, 1750 इंटू 2% 35, ये इस साल का अंदाज़ा है। इस साल जो सेल्स हुई हैं उनमें से इतने को सही कराना पड़ेगा मोबाइल्स को, ठीक है। लेकिन जो पिछले साल अंदाज़ा था उसमें से 38 आए, अब 11 नहीं आएंगे, तो ये एक्सपेंस प्रोविजन का रिवर्सल जैसे होता है, इनकम की तरह से बनना था, हमने उसको यहीं पे लिख दिया। उसके बाद ये लेजर हमारा बैलेंस नॉर्मल लेजर बन गया था, ओपनिंग, एक्सपेंस, कैश और क्लोजिंग। तो करंट टैक्स के अंदर हमने एक्सपेंस को उल्टा दिया, ऐड बैक किया और वारंटी पेड को लेस किया था, ठीक है। उसके बाद डेफर टैक्स की वर्किंग में जाकर ये 19 कैरिंग अमाउंट है, चूँकि टैक्स वाले मानते नहीं हैं तो टैक्स बेस 0 थी, तो वहाँ से हमारा डेफर टैक्स भी निकल आया था, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा समझने के लिए ना इसको ज़रा बदल भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे सवाल ऐसे ही होता, 49 ओपनिंग है और वो कह रहा है जी 54 का जो सही होने आए हैं इनमें से 51 के पिछले साल के हैं, दूसरे जोन से भी हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। अब यहाँ पे क्या होता, 49 अंदाज़ा था कि सही होने आएंगे, सही होने कितने आ गए, इस साल का अंदाज़ा उसी तरह से 35 निकला, वो तो इस साल के हिसाब से निकलना था ना। अब क्या हुआ, सोचा था 49 रुपये की मोबाइल सही करने पड़ेंगे, करने कितने पड़ गए, 51 के, तो 2 रुपये से एक्सपेंस को बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम यहाँ पर +2 कर देते, ठीक है, +2 भी किया जा सकता था। तो ये वैसे बता रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता था, सवाल में तो इस तरह से था, ठीक है। उम्मीद ऐसे समझ आ गई कि वालेकुम सलाम। FAR 2 पढ़नी है आपने, अच्छा, R1 की क्लास फिर यहीं कर लें, और नीचे कौन जाएगा फिर, है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ही करनी है, ये 1-2 बच्चे मैंने कैलकुलेशंस के लिए जो बिठाने हैं, बस, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब ज़रा ऐसा करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी FAR 1 की रिवीजन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन FAR 1 में आप लोगों ने पढ़ी थी, उसी रीवैल्यूएशन की रिवीजन करते हैं ज़रा। क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्वेश्चन भी FAR 1 वाला ही होगा। जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको अर्ज़ किया कि क्लास को हमने पार्ट 1 के बाद मैंने पॉज किया था और मैंने ये कहा था कि पार्ट 2 में करना ही हमने इसको रिवाइज़ है, और इसमें से भी आज का दिन जो प्लान है उसमें ये नहीं है, लेकिन इसको काट ना देना, इससे पुराना इस यहाँ तक का सवाल वो है, ये आपकी इवन FAR 1 की बुक के अंदर भी मौजूद होगा, ये शहजाद टेक्सटाइल वाला यहाँ तक का सवाल, लेकिन उसके अंदर FAR 1 में लिख दिया जाता है इग्नोर टैक्सेशन, लेकिन यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। और ये 2 लाइनें यहाँ पर पढ़ेंगी, जिस वजह से कल ये सवाल, यानी कल अब मंडे को जो क्लास होगी उसमें ये सवाल जो है वो FAR 2 का बन जाएगा। FAR 1 का सवाल करके उससे आगे 2, यानी रीवैल्यूएशन के हम कॉलम डाला करते थे, आज रिवाइज़ करना ही वही है, ठीक है भाई। बोर्ड की ये साइड में मिटा दो। रीवैल्यूएशन में हम डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवेंस, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे ना, यहाँ पे हम उसके आगे 2 कॉलम्स ऐड करेंगे, लेकिन ये कल करेंगे इंशाल्लाह। आज हम सिर्फ FAR 1 की रिवीजन करने लगे, ठीक है। अच्छा, इस सवाल की रिवीजन से भी पहले एक छोटी सी और रिवीजन भी कर लें। मिसाल के तौर पे एक डाटा मैं बनाता हूँ, शेयर कैपिटल लेट से हमारा 500 रुपये है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो FAR 1 के अंदर आपने पढ़ी है, ज़रा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई क्लासेस तो नहीं है, कहाँ से आई जा रहे हो आप लोग।
पैट 2015 का 70 रुपये और रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज इन 2015 का सरप्लस ये 40 रुपये और रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफ़र की एंट्री है लेट से 5 रुपये। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एक बनाया करते थे आप। ये जो FAR1 के बच्चे बैठ गए हैं एक दो, इनको ये बात समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे भी ये पहुँचे नहीं होंगे FAR1 वाले। 12 ये TA साहब जिनके FAR2 पास है इनको ये पता लग रहा है, और मैं रिवीजन तो ऐसे FAR1 की करवा रहा हूँ, ठीक है। PNL होता है इसके अंदर और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बनते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हुआ करती थी, ठीक है जी, जिसके अंदर कॉलम्स होते थे शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम छोड़ो, रिटेन्ड अर्निंग्स का वो भी होता ही है लेकिन फ़िलहाल डाटा नहीं है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है जी। अब ओपनिंग बैलेंस 500, 200 और कोई नहीं। ये मैंने बताया ना कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स किस दिन की हैं, बता रहा हूँ। ये देखो 1 जनवरी 2015 की हैं, ठीक है जी। और ये शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है, तो ये मेरी एज ऑन ये फॉर द ईयर 2015, ये फॉर द ईयर 2015 ही चल रहा है डाटा, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ गई। अच्छा, जो पैट होता है ना, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो PNL के एंड पर आ रहा होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो कितना है अज्यूम्ड फिगर 70। और उसके बाद जो OCI होता है उसके अंदर हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स आते हैं, जो कि रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा नज़र आ रहा है 40 का। फिर इसका टोटल बनकर जाया करता है, टोटल बन जाता है रीवैल्यूएशन, टोटल बन जाता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। लेकिन वो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम मैंने कहीं ले के नहीं जानी होती, इसलिए मैं उसका टोटल कर ही नहीं रहा। रिवीजन वाली बात ये थी कि पैट निकल कर गिरता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर जो अरोज होता है प्रेजेंट, तो वो भी SOCI के अंदर होता है, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना उसने भी कहाँ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। FAR1 वाले ना ही बोलना फ़िलहाल, क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो 2015 की टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम देखी जाए तो 70 रुपये का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, 40 का प्रॉफिट रीवैल्यूएशन सरप्लस में। उसके बाद जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है बच्चों, वो कभी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में नज़र नहीं आया करती थी, याद होगा आपको। यहाँ पे सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर जो सरप्लस अरोज होता था या रिवर्स होता था वो नज़र आता था, वहाँ से होकर इधर पहुँचा, और ट्रांसफ़र की एंट्री यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र की एंट्री 5 रुपये से, वजह भी बताऊँगा, यहाँ से निकल कर यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर हम क्लोजिंग निकालें अब, तो ये 500, 275, दानिश भाई जिंदाबाद, दानिश भाई आपका तो कैफ भी हो गया यार, और 35। लेकिन आप भी मजबूरी में आज FAR2 की कैलकुलेशंस कर रहे हैं जी। तो ये थोड़ी सी हमने रिवीजन की कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पैट आता है, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट निकल के रिटेन्ड अर्निंग्स में, और सरप्लस निकल के अपने सरप्लस के कॉलम में आ जाता है। फॉर द ईयर जो अरोज होता है वो यहाँ नज़र आता है, क्योंकि ये फॉर द ईयर बना करती है। लेकिन जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है वो विद इन इक्विटी हुआ करती है, जिसकी एंट्री हम किया करते थे सरप्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा, चलें अब आते हैं सवाल पे वापस। तो सवाल वही है जी, FAR1 की किताब वाला ही है। शहजाद टेक्सटाइल परचेज्ड अ प्लांट फॉर 500 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2010। प्लांट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। STML uses revaluation model for subsequent measurement of PPE and accounts for revaluation on net replacement value method। ठीक है जी, नेट रिप्लेसमेंट वो एक मेथड होता था रिवैल्यूएशन का, जिसके अंदर हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन को एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन आर 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई, ईयर एंड है 30 जून, तो इसका मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है। हमारे सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, ठीक है। अपनी तरतीब से काम चलाते हैं दोबारा,
जैसे किया करते थे। वर्किंग सबसे पहले हम किया करते थे वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन। आज जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था, हम सिर्फ FAR 1 वाली ही वर्किंग को रिवाइज़ करेंगे, जिसमें यहाँ पर एसिड का कोई नाम है, चलो एसिड ही लिखो पहला दिन, एसिड बस ठीक है, एसिड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। कल इंशाल्लाह ये पहला स्टेप रिवाइज़ करेंगे हम, तो ही FAR 1 वाला याद आएगा, तो FAR 2 फिर इसमें हम डालेंगे। कल इसमें इंशाल्लाह 2 कॉलम्स और ऐड करेंगे, टैक्स को लेकर आएंगे, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग IAS 12 वाली तो फिर उसके बाद जाके होगी, ठीक है। तो फिलहाल FAR 1 वाला रिवाइज़ करते हैं जी। किस दिन ख़रीदा एसिड? 1 जुलाई 2010 पे। तो 1 जुलाई 2010 पे एसिड की कॉस्ट कितनी है? 500। ये एंट्री यहाँ पे अगर मैं कर दूँ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 की, तो पहली एंट्री 1 जुलाई 2010 की आ रही है। 1 जुलाई 2010 क्या एंट्री हो रही है जी? बोले एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट। जो 1-2 बच्चे आप बैठ ही गए हैं कैलकुलेशन के लिए, बोलते तो नहीं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यूजफुल लाइफ सवाल की गिवन है 10 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर इसे डेप्रिशिएट करते हैं। तो 30 जून 2011 आएगा। डेप्रिसिएशन 500 डिवाइडेड बाय क्या लाइफ है? 10, तो 50 रुपये की डेप्रिसिएशन। और बुक वैल्यू 450। 30 जून 11। तो दूसरी एंट्री हो गई 30 जून 11 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद क्या होता था जी? उसके बाद फिर अब अगला साल आया तो देखना ही होता था कि साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, ये साल के आखिरी दिन। 30 जून 11 पे पहला साल ख़त्म हो गया। 1 जुलाई 11 का मतलब क्या है? अगले साल का पहला दिन है जब हम एसिड को रीवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ यादें ताज़ा हो रही होंगी FAR 2 वाले बच्चों की। क्या करते थे जी? एक लाइन खाली छोड़ देते थे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते थे हम। बड़े गुस्से में लग रहा है ये ब्लू में मार्कर। रीवैल्यूड अमाउंट, और वो सवाल में कितनी गिवन है जी? 630 मिलियन। 180 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाया करता था जब, तो हम कहते थे ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, ये सरप्लस P&L में नहीं लेके जाना, इस सरप्लस को ले जाओ रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। ये इसका बैलेंस आ गया। और अगर एंट्रीज की बात करें तो इस साल में फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, इस साल की एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली एंट्री 1 जुलाई 2012 पर रीवैल्यूएशन की होगी, एसेट को डेबिट कर लेंगे। हाँ याद आया, रीवैल्यूएशन। याद आने वालों को, आप लोग एक FAR 1 का बच्चा है उसको तो अभी करके आ रहे हैं, उनको तो याद होना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन के दिन हम 2 एंट्रीज किया करते थे, क्योंकि हमने जो रीवैल्यूएशन की है उसमें हमने कंपेयर किया है बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। ज़रा पॉज करें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, रीवैल्यूड अमाउंट है। अच्छा बच्चों, रीवैल्यूएशन के दिन पहले हम एसेट को बुक वैल्यू पे लाते थे, क्योंकि दरअसल हमने क्या किया है, रीवैल्यूएशन के दिन हम फेयर वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस या लॉस निकालते थे, ठीक है। तो वर्किंग में तो बुक वैल्यू ही नज़र आ रही थी, लेकिन एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा होता है, वही बेटर प्रेजेंटेशन होती है। नोट के अंदर भी ऐसे ही करना होता है, एसेट को अलग ही रखना होता है और अकोमोडेशन को अलग ही रखना होता है, तभी तो नोट बन सकता है। यही तो बचपन से सीखा हुआ है हमने, क्योंकि
IAS 16 का डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट यही है, वो कहता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन बताओ, ओपनिंग पे भी और क्लोजिंग पे भी। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है। अब हमने कंपेयर करना है बुक वैल्यू को, तो सबसे पहला काम जो हम करते थे, हम कहते थे एसेट भाई आप ज़रा औकात पे आएँ, आप बुक वैल्यू पे आएँ, और उसके ट्रांसफ़र की एंट्री होती थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ये क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि किसी ने कहीं से किसी भी तरह से पढ़ा हो, सब सही पढ़ा होता है, लेकिन एक तो सारे के सारे बच्चे एक ही फॉर्मेट पे आ जाएं, और दूसरा इससे आगे ही तो मैंने कल IAS 12 ऐड करना है, आगे 2 कॉलम्स ऐड करने हैं, इसी के आगे इसी वर्किंग ये ऐसे ही होनी है, इसके आगे 2 कॉलम्स ऐड होने हैं, फिर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स आना है। तो रिवीजन भी ज़रूरी है, और एक फॉर्मेट इसलिए करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इस टॉपिक में यूज़ नहीं हो रहा, इसने आगे 3-4 जगहों पे इसी तरह से यूज़ होना है। तो इसलिए जिसने जहाँ से जैसे पढ़ा हुआ है बिल्कुल सही पढ़ा होता है, लेकिन अब इस क्लास के अंदर रहते हुए हम रीवैल्यूएशन को इसी वर्किंग के साथ करेंगे जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब कितना एसेट डेप्रीशिएट हो चुका था, वर्किंग से भी देखा जा सकता है कि आज तक सिर्फ 50 हुआ, एंट्रीज में से भी देख सकते हैं कि आज तक सिर्फ 50 रुपये एक्यूमुलेशन के अंदर इकट्ठे हो चुके थे। जितना बैलेंस एक्यूमुलेशन के अंदर पड़ा होता है रीवैल्यूएशन के दिन वो सारा उठाकर एसेट में फेंकते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस दिन खड़े होकर एसेट को रीवैल्यू की, और रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो रही है, एसेट बढ़ गया और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बढ़ गया, एसेट बढ़ गया और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बढ़ गया, कितने से, लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस वो है जो इस साल अरोज हुआ, इस साल में आया है, तो इसके साथ हम लिखा करते हैं OCI। क्या मतलब, ये OCI में नज़र आएगा। जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने FR 1 की रिवीजन कराई ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी की, तो ये वो 40 से जहाँ पे आ रहा था ना, ये असल में 160 है, जो यहाँ से नज़र आएगा और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर जाके पार्क होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र की एंट्री फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर होती है, ओके। तो एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट होता है असल में, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये जो FR 1 के 1-2 बच्चे बैठे हैं अभी ये यहाँ पे नहीं पहुँचे। अच्छा, उसके बाद ये एंड आएगा। अब क्या करें, एक एसेट था, हमने एसेट ख़रीदा था 100 रुपये का, उसकी लाइफ थी 4 साल, तो 25 रुपये डेप्रीशिएट होकर किधर नज़र आ रहा था। अब इसको हमने रीवैल्यू किया 120 से इसको मतलब बढ़ाया और बढ़ा के ले गए 120 पर, कितना आता है 40, ये 45 पर चला, बढ़कर 45 से चला गया 120 पे। अब क्या मैं 25 ही डेप्रिशिएट करूँगा, नहीं, अब मजबूरी क्या है, 120 पे एसेट जा चुका है और रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, तो मुझे 60 रुपये करके इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये बात भी हमें याद आई कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाता था तो उसके बाद डेप्रिशिएट करने के लिए रीवैल्यूड अमाउंट होती थी और रिमेनिंग लाइफ होती थी, ठीक है। तो जब एसेट रीवैल्यू हो जाएगा तो रिमेनिंग लाइफ के ऊपर उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो साल तो यही चल रहा है ब्लू वाला, तो 30 जून 2012 पर डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक एहतियात कर लिया करें, ये डेट लिखा ही ना करें ताकि आप लाइफ में गड़बड़ ना करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी हमारे पास यहाँ पर एसेट पड़ा हुआ था 75 पे था ना, 120 पे ले गए थे, और तो इस 20 को जो हमने डेप्रिशिएट करना है 2 साल पे, तो रिमेनिंग लाइफ तो यहाँ खड़े होकर निकालनी चाहिए। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ये एंड की डेट लिखते हैं, जिस वजह से कंफ्यूज होकर इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं और वो 1 साल रह जाती है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो आप डेप्रिसिएशन लिखते हुए साथ डेट ना लिखो, पहले लाइफ निकाल लो, या फिर एक उसूल पक्का याद रख लो कि रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। दोनों बातें ही सही हैं, ठीक है। या तो यूँ लिख दो अपने पास स्टार लगा के, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, या यूँ लिख लो कि डेप्रिसिएशन निकालते हुए, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन निकालते हुए साथ डेट नहीं लिखेंगे ताकि रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अब डेप्रिशिएट करना है हमने 630 को, और इस दिन खड़े होकर यहाँ से यहाँ तक कितना अरसा गुजर गया, 1 साल। टोटल लाइफ 10 थी, 1 गई तो बाकी 9 रह गए। और साथ ही जैसे जैसे ये एसिड ख़त्म हो वैसे वैसे सरप्लस को भी ख़त्म करना है,
तो 30 जून 2011 अब बेशक लिख लो, ठीक है जी। और फिर आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। अब बताएं जी, 70 पूरा और यहाँ पे 20 आ जाएगा, 560 और 160। तो 30 जून 2013 पर नहीं, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यकम जुलाई 11 करवाना था ऑनलाइन में, बच्चे चीख रहे होंगे बैठे। और 30 जून 2012, आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुझे। 30 जून 2012 पर यहाँ पे भी सही कराओ, फिर हर जगह ही गड़बड़ चलाई हुई है आप लोगों ने। सोए हुए हैं क्या आप लोग? अगर कैलकुलेशन के लिए बैठ गए तो बताएं तो सही। मिस्टर असगर, यस सर जी। पहले मेरा आधा दिमाग तो वैसे बंद हो गया, बच्चे चले गए जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। FR1 का कोई नहीं, मैंने मेन काम शाम कराना, मैं बता रहा हूँ। MCQs वगैरह कराऊंगा बस, और थोड़ा बहुत ऐसे ही बस खाना पूरी। ओके, कैसे पढ़ाऊँ 70 और 70। उसके बाद 30 जून 2012 पर ये 20 की एंट्री होती थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये एंट्री क्यों होती थी, इसकी लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। अभी हमने SOCI बनाए, उसमें PNL होता है और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब चलते 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 पैट अज्यूम कर रहा हूँ 400 रुपया पैट है। ये क्या किया मैंने, अज्यूम किया है, सवाल में नहीं गिवन ना, शायद गिवन भी हो लेकिन मैं फिलहाल देख नहीं रहा उसको। 400 रुपये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो OCI में अरोज होकर सरप्लस कितना नज़र आ रहा है, 180 का। अब ये 40 ने गिरना है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये 80 ने गिरना है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग मुझे नहीं पता, इसका पता है, ठीक है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम यहाँ पर गिरेगी 400 और ये आ जाएगा 180। अब मुझे बताओ, आम हालात में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना था? जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना था, 50 होता, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल 50-50 होता, ठीक है। लेकिन रीवैल्यूएशन हुई जिस वजह से डेप्रीसिएशन 20 रुपये से बढ़ गई। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना नज़र आ रहा है यहाँ पर, 70। ये क्योंकि 20 से बढ़ा तो पैट 20 से कम हो गया। अब जब रिटेन्ड अर्निंग में पैट आया तो ये दोनों हम साए हैं, ये जब आप लोग इस पर पहुँचेंगे ना फिर तो इस तरह से वहाँ पे भी समझाऊंगा। अभी तो आप यहाँ पहुँचे ना, आपको पता ही नहीं ये क्या है। अच्छा, ये दोनों क्या हैं, हम साए हैं। अब ये साथ वाले को कहेगा, देख भाई बात सुन, अच्छे भले हालात चल रहे थे, 50 रुपये का एक एक्सपेंस आता था, तेरी वजह से तेरी वजह से डेप्रिसिएशन आम हालात की निस्बत 20 रुपये से बढ़ गई, जिस वजह से मुझे 20 रुपये का नुकसान पहुंचा है और मैं 400 पे आ गई। ना तू आता, ना डेप्रिसिएशन 70 पे जाती, ना मुझे 20 का नुकसान होता। तो चूंकि ये नुकसान तेरी वजह से आया है तो तुझे ही बर्दाश्त करना बनता है। देखा, अच्छा यार शोर क्यों मचाया हुआ है, कितना नुकसान है जी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का नुकसान है, यानी इस 20 को हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। आम हालात में 50 रुपये की डेप्रिसिएशन हुआ करती थी, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिस वजह से 70 की हो गई, तो 20 रुपये की डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई। तो ये कह रहा है तेरी वजह से ये ज़्यादा हुई है, तेरी वजह से ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई है, जिस वजह से मैं कम हो गया हूँ, तो ये नुकसान तो खुद बर्दाश्त कर। मैंने कहा अच्छा यार हम साया है, अब शोर मचाई जा रहा है, आपस में बातें कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ है तुझे? 20 रुपये का, ये पकड़ यार 20, ये पकड़ 20, ठीक है। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर की एंट्री आ गई। ये एंट्री क्या है, सरप्लस कम हुआ डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। लेकिन कभी भी इस सरप्लस के साथ OCI नहीं लिखना आपने, क्योंकि OCI वाला सरप्लस होता है ड्यूरिंग द ईयर अरोज हुआ। अगर अगले साल जाएं और कोई रिवैल्यूएशन ना हो तो ये जगह खाली है, ये एंट्री नहीं होगी। लेकिन सरप्लस तो पड़ा होगा,
ट्रांसफ़र की एंट्री होगी वो कहाँ होगी? विद इन इक्विटी। ठीक है, और सही है ना? तो ये हमने रिवाइज की अपनी एंट्री, और अब आगे बढ़ते चलें आगे जी। FR1 वालों को सवाल की इजाज़त नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे पहुँचे नहीं है ना बेटा। आपको क्या पता स्टेटमेंट चेन इक्विटी क्या होती है? हैं जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। FR1 वालों अपने वक्त का इंतज़ार करो, ये वक्त आएगा आप लोगों पे जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। इस तरह की आप एक सवाल के अंदर 4-5, मैंने 4-5 साल वाला एक सवाल करवाना है जिसके अंदर ये 4-5 दफ़ा बनाएंगे, इंशाल्लाह सब समझ आएगी। आप लोग कैलकुलेशन के लिए आएँ, अपनी क्लास में कीजिएगा अपने सवालात। फ़िलहाल FR2 वालों को रिवाइज़ करने दें, उनको पता है, और अगर उनको कोई मसला होगा तो वो मंडे को आगे पूछ सकते हैं, ओके? क्योंकि मंडे को यहाँ तक तो सवाल होना ही है, उससे आगे चलना है FR2 ने, ठीक है? तो ये सवाल नहीं भी करूँगा, कोई भी सवाल उठाऊँगा, इतना करके ही आगे FR2 ऐड करना है FR1 के आगे, ठीक है? अच्छा जी, अगला साल आता है और अगले साल में फिर से रिवैल्यूएशन हो रही है, तो क्या करेंगे? एक लाइन पहले तो इसको ज़रा क्लोज करेंगे, जगह कम है, 30 जून 2012। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जुलाई 2012 पे, यानी 13 वाले साल के पहले दिन। तो 1 जुलाई 12, एक लाइन खाली, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 320 पे आ गया काम। अब 240 का लॉस आ, रिवैल्यूएशन लॉस। जी, अब अगर लॉस है तो ये तो फ्यूचर का भी हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। कितना था? 320। अच्छा, तो अगर हम इसको सारे के सारे को यहाँ ले जाएं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक सरप्लस और एक लॉस, एक ही एसेट के बारे में दोनों चीज़ें आ रही होंगी, जो कि गैर मुनासिब लगता है, मुनासिब नहीं है। तो ये नहीं करना कि लॉस आया तो सारे का सारा उठा के PNL में ले जाएं, बल्कि जब भी लॉस आता था तो वो पहले सरप्लस को देखता था, अगर वो सरप्लस होता था तो पहले उसको ख़त्म करके बचा खुचा लॉस जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? ये खुशियाँ थी, ये गम थे, तो गम आ गए तो पहले उन्होंने जाके खुशियों को खाया, कख नहीं छोड़ा, बकाया गम कितना? 80 के, ये चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। पूरा कर लें फिर इस साल को, एंट्रीज एक ही बार करते हैं। ओह, डेप्रिसिएशन निकालनी है, और डेप्रिसिएशन निकालते हुए दो काम है ना, या तो यहाँ स्टार लगाओ ताकि ना भूलो लाइफ निकालते हुए कि यहाँ निकालनी है खड़े होके, या डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखो, जो मर्जी करना है इनमें से, ठीक है? अब डेप्रिशिएट करना है हमने रीवैल्यूड अमाउंट को, करना रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग लाइफ इधर तो डेट ही कोई नहीं है, इधर खड़े होकर निकालनी। तो 1 जुलाई 10 से 1 जुलाई 12 तक 2 साल गुजर गए, बाकी 8, और 80 के साथ भी वही काम करो। अशर नशर कहते होते थे इसको हम, आप जो भी कहते थे करते थे ये काम वर्किंग में जी। 40 और 10, 280 और 70 नेगेटिव, ठीक है जी। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 30 जून 2013। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, जी बच्चों, पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के दिन पक्का काम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, ठीक है? अब ट्रांसफ़र की एंट्री वर्किंग से भी देख सकते हैं। जब लास्ट टाइम रीवैल्यू हुआ था तो उस दिन तक की डेप्शन तो सारी ट्रांसफ़र होकर नहीं हो गई। अब अगर इस दिन फिर रीवैल्यू हो रहा है तो दरमियान में जितनी डेप्शन आ रही हैं, जितनी आ रही हैं, बस वही है आज की एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस, क्योंकि इस दिन तक का तो नील हो गया था और दरमियान में सिर्फ एक ही आ रहा है। वैसे एंट्रीज हुई पड़ी हैं तो देख लो, 50 जो आया था वो 50 तो डेबिट होकर ख़त्म हो गया था। रिवीजन चल रही है ना ज़रा, चलो आसान वाला भी देख लो, ठीक है? तो फिर इस वक्त बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? ये 70 का। तो इस 70 को क्या कर दो, तो 1 जुलाई 2012 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट कितने से? 70 से, और
इसी दिन अब एंट्री देखो, एसेट क्रेडिट, एसेट क्या हो रहा है जी, क्रेडिट कितने से, 240 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर की चीज़ है, माइनस मतलब डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट, 160 से, और बकाया पीएनएल के अंदर 8। ठीक हो गया जी। लेकिन चूंकि इस दिन ये सरप्लस अरोज हो रहा है तो आपने इस सरप्लस के साथ क्या लिखना है, सिर्फ आरएस लिखना, उस जैसा हो जाए ये। ओके डन। तो ये देखो ना, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज चल रही हैं, ये क्या है जी, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, और रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं 30 जून 2012। रीवैल्यूएशन कितनी एंट्रीज होती हैं जी, 2 एंट्रीज होती हैं। तो रीवैल्यूएशन के दिन की एंट्रीज है ना ये, तो जिस दिन रीवैल्यू होकर सरप्लस में कोई चेंज आता है तो वो क्योंकि फॉर द ईयर होता है ओसीए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी एंट्री के साथ कभी भी नहीं लिखना। अच्छा, उसके बाद 30 जून 2013 आएगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, और उसके बाद इसकी कोई एंट्री हम नहीं किया करते थे, किसकी +10 की कोई एंट्री नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह जब ये पढ़ लेता है ना बंदा तो तेज़ी के अंदर फिर ये वजह समझ आने लग जाती है, वरना जब पहली बार तो समझाया जाता है तो वो लंबे लंबे जुमले लिखकर। चलो मिसाल के तौर पे सारे मिटा दें, नई एग्जाम्पल, एसओसीआई में पीएनएल भी होता है और ओसीआई भी होता है। अज्यूम करें 300 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है जी, अज्यूम किया मैंने 300 रुपये का प्रॉफिट। अब मुझे पता है लॉस 80 का इधर आना है, उसको छोड़ो, फिलहाल मुझे बताओ आम हालात वाली डेप्शन कितनी थी, 50 की। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन 10 रुपये से कम हुई। डेप्शन 10 रुपये से जो कम हुई है वो किस वजह से हुई है, रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से, वो भी तो यहीं पड़ा हुआ है 80 का, ठीक है। जब ये लॉस यहाँ पे पड़ा है ना तो फिर इधर इसको कुछ नहीं कह सकते, इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है वैसे भी रिटेन अर्निंग्स के लिए, तो वजह भी इधर ही पड़ी है और कम वाली डेप्रिसिएशन भी इधर ही पड़ी है। तो एक एंट्री ज़बरदस्ती हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। क्या कहे ये पैट, क्या कहे, तेरी वजह से डेप्शन 40 रुपये पे आ गई, 10 से कम हुई है, इसको बढ़ा रहा हूँ मैं, यानी कि मैं प्रॉफिट बढ़ गया था तो प्रॉफिट बढ़ गया था 10 से तो कम कर रहा हूँ, और तू खुद बढ़ जा तो वहीं का वहीं काम हो गया ना, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि 80 का जो लॉस आया है, हम कहते हैं यार जो लॉस आपको इकट्ठा आ गया ना, आहिस्ता आहिस्ता करके इसका असर भी हम ख़त्म कर देंगे जैसे जैसे एसिड यूज़ होगा, जब ख़त्म होगा। तो बहरहाल लॉजिक जितनी मर्जी लेते जाएं, तफसील से बात करते जाएं। वैसे तो बात इतनी सी है कि जब सरप्लस आता है उस वजह से डेप्शन इजाफी पड़ती है। अब सरप्लस पड़ा होता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस पड़ा होता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इस वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का असर इस प्रॉफिट के ऊपर पड़ चुका होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है और सरप्लस इधर पड़ा होता है तो हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। लेकिन जब दोनों असरात इधर पड़े हैं, इसका तो कोई कसूर है ही नहीं, तो फिर इसको प्रेजेंट नहीं करते, इस एंट्री को दिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या आना है, नेगेटिव साइन के साथ आना है, बिल्कुल मुझे पता है आपका दिल इस तरफ जा रहा है, लेकिन मैं अभी ना इस तरफ लेके आपको नहीं जाना चाह रहा। कल इंशाल्लाह इस बात को देखेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना, जब सरप्लस का बैलेंस हुआ करेगा तो हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, जब लॉस का बैलेंस हुआ करेगा तो फिर ट्रांसफ़र की कोई एंट्री नहीं हुआ करेगी, ठीक है जी। अच्छा अगला साल आता है जी, और अगले साल में एसेट दोबारा रीवैल्यू हो रहा है और 1 जुलाई 13 को रीवैल्यू होकर 560 पे जा रहा है। एक लाइन खाली 1 जुलाई 13 पर और रीवैल्यूड अमाउंट
बच्चे चले जाए ना तो जज्बा ही ख़त्म हो जाता है पढ़ाने का उस तरह से। जी, इसलिए मैं सिर्फ FAR 1 रिवाइज़ करा रहा हूँ। बोलो 5 जी 2 जी। अब 280 है, पहले इसने जाकर इस लॉस को रिवर्स करना है और बाकी 210 का सरप्लस अब नज़र आने लग जाएगा। सरप्लस आया हमें, अगेन वही OCI वाला। फिर डेप्रीसिएशन निकालनी है तो या तो इधर डेट लगा लो, स्टार लगा लो, या डेट ना लिखो, कोई एक काम कर लो, ठीक है। डेप्रीशिएट करना है अब हमने 560 को। यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 13 तक कितने साल गुजर गए? 3 गुजर गए, रिमेनिंग 7 हैं और 210 के साथ नशर भी कर दो। अब डेट लिख लो बेशक 30 जून 2013 पर, और बुक वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। ये भी 30 जून 2013 की बुक वैल्यू होगी जी। 80 30 और बुक वैल्यू आ गई 480 और 180। जी, तो रिवीजन आज क्या हुई कि जब भी रीवैल्यूएशन हुआ करेगी हम 2 एंट्रीज करेंगे, पहली ट्रांसफ़र की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। फिर डेप्रिसिएशन के वक्त अगर सरप्लस का बैलेंस होगा तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, नहीं होगा तो 1 एंट्री। अभी भी देख लेते हैं इस साल में। तो 1 जुलाई 2013 पर ट्रांसफ़र की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, कितने से जी? 70 से। 70 तो ख़त्म हो गया था, यहाँ से भी देख सका करते थे। आखिरी रीवैल्यूएशन हुई है, आखिरी रीवैल्यूएशन ये इस दिन से ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन थी वो तो इस दिन एलिमिनेट हो गई होगी, तो इस दिन रीवैल्यूएशन करते हुए दरमियान में सिर्फ 40 नज़र आ रहे हैं। यहाँ से नहीं देखना एंट्रीज की हुई, एंट्री से देख लो। 50 किया था क्रेडिट, डेबिट हो गए ख़त्म। 70 किया था क्रेडिट, डेबिट हो गए ख़त्म। अब 40 क्रेडिट पड़ा है, ये है बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। जी कितना? 40 और 40। उसके बाद सरप्लस आ गया 1 जुलाई 2013 पर, एंट्री यहीं से देखकर होगी, एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट PNL क्रेडिट, एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और PNL क्रेडिट। एसिड कितने से डेबिट जी? 210 और 70, और इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या लिखेंगे? OCI। लेकिन जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है उसके साथ कभी भी नहीं लिखना। ईयर एंड आ गया 30 जून 2014, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 80 से, और आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 50 होती, इस वजह से 30 बढ़ गई, तो 30 रुपये की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है, उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ आपने OCI वाली बात नहीं लिखनी, क्योंकि ये विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये एंट्री हो रही होती। तो जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई उस दिन 2 एंट्रीज, और जिस दिन रीवैल्यूएशन नहीं होगी और सिर्फ डेप्रिसिएशन होगी, तो डेप्रिसिएशन के अंदर रूल क्या है? सरप्लस पड़ा है तो डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्रीज, नहीं पड़ा तो 1 एंट्री, पड़ा है तो 2 एंट्रीज, नहीं पड़ा हो तो 1 एंट्रीज। जी हाँ, ऐसी बातें आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपको इजाज़त है। मैंने बताया ना, आधा दिमाग तो मेरा वैसे ही आउट हुआ हुआ है। वैसे मैंने प्लान के मुताबिक करना यही था FAR 2 में, लेकिन मसला है कि FAR 1 की क्लास इसके बाद थी ना, और वो सारी क्लास अब घर बैठे भी। चलो MCQs करवा दूंगा, कोई टेस्ट डिस्कस कर लूँगा, थेरी शेरी पढ़ा दूंगा, नया काम तो नहीं करवाऊँगा। तो अब मंडे को इंशाल्लाह प्रोग्रेस बिलिंग कराऊँगा। अब जो है सो है, फिर एंड पे फिर लगा लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है जी, तो इसकी अब बस करते हैं, और ज़रा क्विकली मैं आपको थोड़े से एथिक्स पढ़ा दूँ, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। कितनी देर का हुआ ये पार्ट 2?
क्या 1 घंटे से ऊपर चला गया? किया क्या हमने? हाँ हाय, अब ये पार्ट 2 ही रहने दें हैं, ताकि फिर अब पार्ट 3 ना बन जाए। अच्छा जी, एथिक्स पे थोड़ी सी बात शुरू की थी मैंने आपके साथ, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फर्म चला रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेस के अंदर यानी कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर एथिक्स डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन हमने एक बनाई थी कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन है सफ़ायर, उसका एक सीईओ है मिसाल के तौर पे, उसके नीचे एक सीएफओ काम कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीनियर वाला, फिर उस सीएफओ के नीचे 2 मैनेजर्स हैं, दोनों में से एक सीनियर एक जूनियर, लेकिन हैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और फिर इनके नीचे सबऑर्डिनेट्स भी हैं। तो सीईओ हो गया या एमबीए बीबीए एमकॉम बीकॉम हो गए, बीए हो गए, इन पे हमारे एथिक्स नहीं लगते हैं, हमारे एथिक्स लगेंगे इन येलोज़ पर। सीएफओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंट्स मैनेजर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके ऊपर वो एथिक्स लगेंगे जो हमने FAR 2 में पढ़ने हैं। लेकिन सफ़ायर का जो ऑडिटर है PwC, वो एक्सटर्नल ऑडिटर है, एथिक्स उसके लिए भी हैं, पर वो एथिक्स आपको ऑडिट के साथ कराम ऑडिट की क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम पढ़ के आएंगे एंड से। जी, इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, ये आपके चैप्टर के एंड के ऊपर मौजूद है। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? कहता है जी सीए शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, ठीक है। कैसे होगा जी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट? कहता है जी सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, बल्कि फेयर डीलिंग्स और ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। वहीं से लिखा हुआ उठाकर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या मतलब, कब इंटेग्रिटी कहेंगे कि सीए ने मेंटेन की हुई है, बल्कि ये पहले वहीं से ही पढ़ते हैं, फिर यहाँ से आके इसकी समरी देख लेंगे। चलो भाई होम, ये वही बातें देखोगे यहाँ पर भी वही लिखी हुई हैं। एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। इट इज़ नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट ऑल्सो इंक्लूड्स फेयर डीलिंग एंड ट्रुथफुलनेस। बच्चों ये जो जुमला है ना, माजरत के साथ ये आपको याद करना है, ठीक है। वैसे तो स्टैंडर्ड्स अब वैसे ही बंद हो गए, ठीक है, लेकिन होते भी तो कोड ऑफ एथिक्स उसके अंदर होता ही नहीं है, तो ये बच्चे पहले भी याद ही किया करते थे। तो ये पहली डेडलाइन जो है इसको आपने याद करना है, क्योंकि जब भी आपको वो कहेगा, सिचुएशन देता है सिचुएशन, और कहता है बताओ कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच कर रहा है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब आप लिखोगे ना इंटेग्रिटी, तो उसमें ये डेडलाइन आपने लिखनी है। तो ये डेडलाइन आपने याद करनी है, बाकी मैं सारा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब A chartered accountant should not knowingly associate himself with reports, returns, communications where information contains materially false or misleading statement, or information contains information furnished recklessly, or information omits information where such omission was misleading। क्या मतलब? मिसाल के तौर, वो कहता है जी इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी रिपोर्ट रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करना, वो वाली रिपोर्ट रिटर्न जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग हो, मटेरियली फॉल्स या मिसलीडिंग हो। मिसाल के तौर पे IAS 16 कहता था रीवैल्यूअर का नाम लिखना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस देखनी होती है, ठीक है। अब बात असल क्या है, रीवैल्यूअर डायरेक्टर्स का कज़न है और उन्होंने उसको क्या कहलवा के पैसे पुसे दे के अपनी रीवैल्यूएशन की फिगर सही नहीं निकलवाई, ज़्यादा निकलवाई हुई है। अब आपका दिल है कि हम इस रीवैल्यूअर का नाम ना लिखें, तो क्या किया आपने, एक चीज़ ओमिट कर दी। क्या कर दिया? इन्फॉर्मेशन ओमिट कर दी, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो ओमिट की है ये मिसलीडिंग है, ठीक है। मटीरियली फॉल्स है, क्या मतलब? आपने IAS 36 पढ़ा था, आपने देखा है जी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट आ रही है, और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं तो लॉस भी आ रहा है, इम्पेयर भी हो रहा है ऐसे, ठीक है। CFO बुला के कहता है आपको यार रहने दो, कोई मसला नहीं है, आगे प्रॉफिट्स बड़े कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कर रहे हैं, आपने IAS 36 को घर रख के आओ,
ठीक है। तो क्या होगा, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मटीरियली फॉल्स है, इससे मिसलीड करोगे आप यूजर्स को, ठीक है। फर्निश्ड रेकलेसली, आपने माशाल्लाह अभी टैक्सेशन का नोट बनाया IAS 12 के अंदर, लीज का नोट बनाया IFRS 16 के अंदर, आपको बॉस ने बुलाया और बुला के कहा यार ये मुझे ना टैक्सेशन का नोट 15 मिनट में चाहिए, फटाफट बना के लाओ। अभी तो आप फिर पढ़ रहे हैं, आजकल IAS 12 चल रहा है, अभी भी आपको वो नोट बनाते हुए मुसीबत पड़ी होती है, खासकर रेकन्सिलिएशन बनाते हुए। तो जब आप पढ़ा के आगे जाके इंडस्ट्री में बैठे होंगे और ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बॉस कहेगा ज़रा मुझे ये नोट ज़रा 10-15 मिनट में बना कर ला दो, तो आप क्या कहोगे, सर थोड़ा सा देख लें, मैं स्टैंडर्ड खोलूँगा, अपना कोई रजिस्टर देखूँगा, नोट को देखूँगा, ऐसे थोड़ा ही है कि मैं मुंह उठा के फटाफट नोट बना दूँ। ऐसा नोट मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ये रेकलेसली, तेज़ी में बनाई हुई रिपोर्ट होगी और मैं इसकी जिम्मेदारी फिर नहीं लूँगा। मैं एसोसिएट नहीं कर सकता खुद को किसी ऐसी रिपोर्ट के साथ जो तेज़ी में बनी हो, बेहतियाती में बनी हो, फर्निश्ड रेकलेसली। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इंटेग्रिटी को वायलेट कर रहा हूँ, और हमारा कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंटेग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और इंटेग्रिटी का मतलब यही है, ठीक है। अब अगली बात वो कहता है, where a chartered accountant becomes aware of having been associated with misleading or false information, the accountant shall take steps to be disassociated from the information। अब स्टेप्स क्या हैं वो इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं, सेफ गार्ड्स एंड पे जाके पढ़ेंगे। अभी तो स्टेप 1 चल रहा है। स्टेप 1 में मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। फिर स्टेप 2 में आपको बताऊँगा इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेट किस किस किस्म के होते हैं, ख़तरात क्या लाहक होते हैं। और फिर तीसरे स्टेप पे जाके हम सेफ गार्ड्स की तरफ जाएंगे कि फिर अगर हमें प्रैक्टिकली जो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, प्रैक्टिकली मुझे उनको पूरा करने में कौन से थ्रेट्स लाहक थे, और मैंने उन थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा। फिलहाल तो मैंने आपको इंटेग्रिटी पढ़ाया, तो आपने ना अपने यहाँ पे एंड पे आकर ना यहाँ से इनको पढ़ना है, ठीक है। जब जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो यहाँ से आपने पढ़ना है, बातें वही लिखी हुई हैं, देखो, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो और ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। ना एसोसिएट करे खुद को किसी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन के जहाँ वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स या मिसलीडिंग हो, या फर्निश रेकलेसली हो, या ओमिशन हो, जो ओमिशन जो है वो आपको ले जाए मिसलीडिंग की तरफ, ठीक है। और अगर पता लग जाए तो फिर स्टेप्स ले ताकि डिसएसोसिएट कर सके खुद को। ये वही वाली बातें यहाँ पे ज़रा फ्लो चार्ट की फॉर्म में दी हुई हैं, तो वहाँ से पढ़ा दिया। यहाँ से अब आपने बाकियों को भी ऐसे ही पढ़ना है, मैंने बाकी भी ये सारे पढ़ाने हैं अभी आपको, ये पढ़ा के फिर छुट्टी करता हूँ। बस आसान आसान बातें ऐसे ही, ये इसीलिए कोई अलग से क्लास इसकी नहीं रखी जाती, वरना बहुत बोरिंग हो जाता है। हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको थ्रेड्स बता देने हैं, उसके बाद मैंने सेफ गार्ड्स बता देने हैं, उसके बाद फिर पास पेपर्स पे मूव करेंगे। फिर हर रोज़ कोई एक आधा 2 सवाल आता है इसमें से, लेकिन इतना बोरिंग काम हम नहीं कर सकते ऐसे ही इकट्ठा एक क्लास के अंदर, तो इतना तोड़ तोड़ के करते होते हैं हर दफ़ा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं न्यूट्रलिटी, अनबायसनेस। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट not to compromise professional or business judgment because of a bias, conflict of interest or undue influence of others। मिसाल के तौर पे आपने I-36 पढ़ा हुआ था, मैंने जैसे भी आपको बताया, आपने कहा नहीं एसिड तो इम्पेयर पक्का हो रहा है, इंडिकेशन थी, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया, एसिड तो इम्पेयर हो रहा है। अब एसिड इम्पेयर होगा तो आपको पता है इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट्स कम हो गए। आपको बॉस ने बुलाया और बुला के कहा, सीएफओ साहब ने कहा यार देखो पहले ही डायरेक्टर्स ना तो बंदों को फारिग करने पे आए हुए हैं और आप जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री कर रहे हो और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना, और आप अगर ये एंट्री नहीं करते हो तो प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे, वो खुश हो जाएंगे। और सुनो, अगर आप ये एंट्री नहीं ना करते तो आपको जो है ना वो हम बोनस देंगे 2 लाख रुपए। क्या देंगे? बोनस देंगे 2 लाख रुपए। अब आपके जहन में है कि यार हाँ, इस दफ़ा गर्मियाँ बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, चलो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो महीने 2-3 के अंदर ये बोनस मिल जाएगा, तो इस बार गर्मियों में एसी लगवा देंगे। घर वाली ने भी कहा हुआ है, ठीक है, कि भी एसी के बगैर अब नहीं गुजारा होता मौलवी साहब। तो अब जो है मसला क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी ये ब्रीच होने लगी है। क्यों? मैं अपनी प्रोफेशनल या बिज़नेस जजमेंट को कंप्रोमाइज़ करने जा रहा हूँ
क्योंकि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मेरा इंटरेस्ट है मुझे बोनस मिले, मेरे घर में एसी लगे, ठीक है। या यूँ भी हो सकता है एसी ना भी हो, बॉस का कहना भी थोड़ा होता है कि एंट्री करो नहीं तो फिर बंदोबस्त करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्रोमाइज ना करे, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। क्या ना कंप्रोमाइज करे? प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायसनेस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट shall not undertake a professional activity if a circumstance or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding the activity। ऐसा काम ही ना करे फिर जिस वजह से उसको यानी कि हमारा प्रोफेशन हमारा स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है लेकिन हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बस हैं मजबूरियाँ, हर इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, तो ऐसा काम ही ना करो फिर। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? न्यूट्रलिटी, अनबायस्ड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। जिस ज़माने में हम पढ़ा करते थे तो लीजिस का स्टैंडर्ड IAS 17 था, IAS 17, ठीक है। और आप जो आजकल पढ़ रहे हैं वो IFRS 16 है। तो जब IFRS 16 आया, अगर हम लोग उसको ना पढ़ते तो आज हम फारिग थे। ऐसे ही इंडस्ट्री वाले जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो जब नया स्टैंडर्ड आता है तो वो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं। बड़े मसले आते थे शुरू के अंदर, सवाल भी आते थे। जो पढ़ा रहे होते हैं ना उनको ज़रा पहले चीज़ें पढ़ना पड़ता है तो उनकी तरफ भी चीज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं इंडस्ट्री से, यार इसको ऐसे कर लें, ये कैसे होता है, जैसे मशवरा मशावत दोस्त अहबाब होते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपने ख़ुद को अपडेट रखना है। आज से 30 साल पहले जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था उस वक्त जो स्टैंडर्ड थे शायद उनमें से आज कोई आधे भी ना रह गए और सारी चीज़ें चेंज हो गई हों। अब अगर वो अपने पुराने नॉलेज पे बैठे रहे तो फिर तो हो गया काम। तो अगर आपको किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनको टैक्स का गलत नोट बना के दें या लीज का गलत नोट बना के दें, क्योंकि आपका नॉलेज ही आउटडेटेड है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर ये भी हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या है? सवाल से इससे कोड क्या कहता है? कोड कहता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्स लर्निंग ओवर वंस एंटायर वर्किंग लाइफ। सारी जिंदगी उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, वो बात कह रहे हैं, ठीक है ना। सारी जिंदगी लर्निंग करनी है हमने, सीखते रहना है हमने। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन and maintain professional knowledge and skill at a level required to ensure that a client, और client तो यार वैसे ना ये उसके लिए होता है that employing organization, ठीक है ना, यूं बात कर लें, ठीक है। अटेन करो और उसको मेंटेन भी करो। किसको? प्रोफेशनल नॉलेज को। किस लिए? कि आपकी स्किल ऐसे लेवल पे रहे जो इसको इंश्योर करे कि एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, सेठ साहब जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट लॉज। ये ना हो कि आप उनको गलत नोट बना के दिए जा रहे हैं क्योंकि आप आउटडेटेड हैं। नहीं भाई नहीं, अपने आप को, अपने नॉलेज को अटेन भी करो, प्रोफेशनल नॉलेज उसको मेंटेन भी करो। ICAP इसके लिए क्या करता है? अच्छा, एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जरा गूगल करो डिलीजेंट। मोहतात रहो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, मेरे ख्याल में यही है मोहतात, ठीक है। अब इसी के लिए ICAP ने एक ज़रूरी चीज़ रखी हुई है अपने मेंबर्स के लिए और वो है CPD और कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज आते रहते हैं। कोई नया स्टैंडर्ड आएगा, वर्कशॉप्स रखेंगे, कोई नया काम होगा, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर वो ट्रेनिंग्स रखते रहते हैं, इसीलिए ताकि मेंबर्स जो हैं वो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, ब्रीच ना हो जाए, इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, ये अटेन भी कर रहे हैं, नॉलेज नया मेंटेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट enables चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डेवलप एंड मेंटेन कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म कॉम्पिटेंटली। डिलीजेंस इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है जी, इन कंप्लायंस विद दिस प्रिंसिपल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल एंश्योर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ अंडर हिम। वो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपने इस प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए ये भी देखना है कि आपके एम्प्लॉय, आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपकी जो टीम है, ठीक है, चाहे वो CA नहीं भी हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है कि वो काम सही कर रहे हैं, ठीक है। एंड शैल मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द सर्विसेज। और अपने क्लाइंट को आप बता दें कि जी देखें बात यह है कि
हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अंदाज़ा ये आप क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते। जो सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में बताओ। फिर जो आपको नॉलेज मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर मैं जो है वो निशात टेक्सटाइल का अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनके प्रॉफिट्स का पता लग जाएगा। अब वो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब मैं ऑडिट का, मैं या बल्कि ऑडिट वाला तो नहीं, मैं इस वक्त मैं अकाउंट्स वाला हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे बैठा हूँ, उनका एम्प्लॉई हूँ। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल की और मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 50 करोड़ का उनको प्रॉफिट हो रहा है इस साल। अब मैं अब असगर भाई को ये कहूँ कि यार 50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक होनी है ना, ऐसे शूट मारनी है शेयर ने, अभी ख़रीद लो सस्ता है। ये सही है? नहीं तो लॉ में भी आपने शायद कंपनी लॉ पढ़ा हो, ठीक है। ये पाबंदी है इसके ऊपर, ये तो जुर्म है, ठीक है ना। तो हमें क्या कहता है हमारा कोड कि ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है अपने क्लाइंट की, ठीक है, अपनी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने अपने तक रखना है, उसको आपने किसी और को नहीं बताना। बगैर किसी फ़ायदे को, फ़ायदा नज़र नहीं भी आ रहा या फ़ायदा नज़र आ रहा है, इन एनी केस। और इवन यहाँ तक कहता है कोड कि जब नौकरी ख़त्म भी हो जाए ना, तो अगले बंदे को जाकर नहीं बताना पिछले के साथ ये मामला थे, या अगले की बातें पिछले को नहीं बतानी, यानी एम्प्लॉयमेंट एंड भी हो जाए तब भी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं होने देना। नहीं, ये बताता हूँ अभी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। दिस फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट और क्लाइंट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द अकाउंटेंट। देखो, आप दिल खोल के बात किससे करते हैं? आप कोई भी बात हो, आप दिल खोल के किसको बता देंगे? जो दानिश की तरह हो, पेट का हल्का, जो बात बताएं वो ज़रूर बताता है आगे, या जो असगर की तरह हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ, दोनों का मुझे नहीं पता, मिसाल दे रहा हूँ कि जो बात बता दो ये कुएं की तरह से ही है, बस इसी में खो जाती है। तो आप किसको बात बताते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे? उसको जो आगे बताता नहीं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जब ये फॉलो हो रही होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इंफॉर्मेशन देते हुए झिझकेगी नहीं। ये कह रहे हैं कि दिस फैसिलिटेट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना, ये फैसिलिटेट करती है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंटेंट, ठीक है। और आगे वो कहता है सीए शैल कंप्लाई विद दिस प्रिंसिपल इवन आफ्टर एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंट एंड ये नौकरी खत्म भी हो गई है ना, तब भी आपने इसको फॉलो करना है। अब चलो ये 2 रह गए, थोड़ी सी हिम्मत करो, ये 2 पढ़ लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल मैं आपको थ्रेड्स की तरफ लेके जाऊंगा। ओके, हाँ जी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर वो कहता है किस किस चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कहूँगा। कहता है इंश्योर करो गलती से भी नहीं कोई बता दिया। ऐसे ही दोस्तों में बैठे हुए थे, हाँ यार वो कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल किए ना, 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ओहो गलती हो गई, भूल गया, भूल से भी नहीं कहना। Ensure करो नो inadvertent disclosure is made in a social environment and to close business associate और immediate close family members। घर वाली को भी आके नहीं बताना कि प्रॉफिट्स इतने हैं उसके, वो आगे अपनी बहन को बता दे, अपनी सहेली को बता दे, तो नहीं बताना आपने, ठीक है। गलती से भी नहीं बताना, गलती से भी घर वाली को भी नहीं बताना, होती लड़ाई होती रहे। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्लोज्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। आप अभी काम कर रहे हैं निशात में और आपको सफ़ायर से ऑफ़र आ गई है, ठीक है, और सफ़ायर वालों ने आपको कोई बात बताई है अपनी, तो वो भी आपने निशात वालों को नहीं बतानी, यानी उनका भी राज रखना है और इनका भी राज रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इवन आफ्टर रिलेशनशिप एंड, ऊपर लिखा हुआ है। नॉट यूज इन्फॉर्मेशन फॉर, खुद भी शेयर नहीं ले सकते, कितने क्या खुद ले सकते हैं। नॉट यूज इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और फॉर एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी इवन आफ्टर रिलेशनशिप वॉज एंडेड। कहते हैं ना लोग, अब तो नौकरी ख़त्म हो गई यार, अब इनको सही करके बदनाम करता हूँ। नहीं, एथिक्स हमारे नहीं है। हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ख़त्म भी हो गया है एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता, तब भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना। एंश्योर दैट पर्सनल अंडर हिज कंट्रोल ऑल्सो रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ, कि मतलब जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उन्हें भी समझाएं कि भाईजान ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमने इसको ब्रीच नहीं करना। तो ये एग्जांपल्स थी।
अगेन याद करने वाली लाइन कितनी सी है, जैसे इधर मैंने आपको बताया ना पहली डेढ़ लाइन, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी के अंदर यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन याद करनी है आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन सिर्फ ये अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्ट डिलीजेंटली, बस इतना सा करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी में भी इस तरह से, ये पहली ढाई लाइन है, ठीक है। बाकी आगे एग्जाम्पल ने सिर्फ समझाया हुआ है आपको। यहाँ कहता है ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ भी सकती है। वो कब जी? आप कोर्ट में पेश हुए, जज साहब ने कहा बताओ कितना प्रॉफिट है, अब लॉ कह रहा है, जज साहब कह रहे हैं, बताना पड़ेगा, या लॉ ने इजाज़त दी हुई है और आपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लिया, यानी ममानियत नहीं है, लॉ कहता है आप बता सकते हैं फ़लाँ चीज़ के बारे में दूसरों को, ठीक है, और आपने पूछ भी लिया ऑर्गेनाइजेशन से, या लॉ ने मना नहीं किया है लेकिन आप समझते हैं कि बताना ज़रूरी है। क्या मतलब? आपसे किसी ने पूछा कि यार फ़लाँ जगह पे मैं अपने बच्चे का रिश्ता कर दूं, अब आपको पता है कि अगले बंदे की कोई कंपनी अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ ये ना हो कि चुप बैठे रहे, नहीं जी कॉन्फिडेंशियलिटी, मिसाल दे रहा हूँ वैसे जनरल लाइफ से कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, नहीं भाई नहीं, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, वहाँ पे आपकी सोशल ड्यूटी है कि आप अगलों को बताएं कि भाईजान गड़बड़ हो जानी है, इंसान बने, थोड़ा सा देख लें, तसल्ली कर लें, ठीक है ना। तो या तो लॉ कह दे, या लॉ इजाज़त दे और आप पूछ लें, या लॉ ने मना ना किया और आप समझते हो कि बता देना ज़रूरी है कि बच्चा बिगड़ गया है, अब्बा जी को बता दो उसके जाके, ठीक है ना। और आखिरी क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? एन अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। एक तो जो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें, और दूसरा ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे प्रोफेशन के ऊपर धब्बा लगे, आंच आए। आपको बंदा मिलने आया, आप दफ्तर में बैठे हुए खाना खा रहे थे, उसने आके सलाम किया, आपने कहा आ तू भी ठूंस ले, वो कहेगा यार ये तो कितने बदतमीज़ होते हैं यार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब तो तमीज़ ही नहीं है बोलने की, क्या कहेंगे वो, ठीक है। शादी पे गए, खाना खुला, आपने जो है वो जूते भी वो वहीं पे उतारे और इसे अच्छा नहीं लगता, कपड़े भी सारे भरे हुए हैं, 4 प्लेटें भर के रख ली हैं, तो ऐसा कोई काम भी ना करें जिससे आपके हमारे प्रोफेशन के ऊपर जो है वो दब्बा लगे, आंच है कि यार लोग तो ऐसे करते हैं। कंडक्ट दैट माइट, शापर भी ले जाएं, कंडक्ट दैट नहीं लेके जाना, यही तो कह रहे हैं, ठीक है। सीए करने के बाद ना ले जाना, फिर अभी से आदत बनाओ। कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन इंक्लूड्स कंडक्ट दैट एडवर्सली अफेक्ट गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन, ही शैल नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी दैट इम्पेयर्स इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। तो इनको ये आपने उस आखिरी सफ़े से ज़रा एक बार पढ़ लेना है, और इनमें से आपने अब ये इसमें से सिर्फ ये पहला हिस्सा जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो याद ये 1.5 लाइनें कर लेना और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कुछ सवाल हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये ऐसे ही टोटे टोटे करके हमने पढ़ना है। इसके बाद थ्रेड्स से ऐसे ही मैंने पढ़ाने हैं आपको, उसमें से एक 1.5 लाइन याद करनी है, फिर ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम पास पेपर्स की तरफ मूव कर जाएंगे, ये अलग से हम नहीं पढ़ा करते, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोगों का आज होमवर्क भी कोई नहीं है, आप लोग जो है वो रिवाइज कीजिएगा, ये FAR 1 वाला सवाल भी, और जो कमी बेशी है वो पूरी कर लीजिएगा। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिज़िकल क्लास के अंदर, ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।